अब मैं आगे का जो टॉपिक है वो है भारत में संघीय व्यवस्था। इसका दूसरा जो पार्ट है, तो हमारे देश की संघीय व्यवस्था के बारे में, हम अपने देश की संघीय व्यवस्था के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कैसे हमारे देश की संघीय व्यवस्था चलती है और उसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। नागशास्त्र में क्या होता है कि आपको हर चीज़ मतलब इसमें ज़रा माइन्यूटली समझना होता है, गहराई से समझना होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो होता है एक साइंस का ही सब्जेक्ट है। तो जिसमें आपके सारी चीज़ें जो आपको शब्दावली मिलेगी वो संवैधानिक मिलेगी। तो अब हम समझेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था, तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था को हमारे देश में क्या है कि आप जानते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका दो छोटे देश थे, हमने उनके बारे में आपको समझाया था। दोनों की सामाजिक विविधता अलग अलग थी और दोनों देशों को अपनी सामाजिक विविधता को संवारने में काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई। और जबकि हमारा जो देश है वो जो है इतना बड़ा देश है, समझ गए, और इतनी यहाँ पर विविधताएँ हैं। श्रीलंका और क्या नाम कहते हैं बेल्जियम तो आपके छोटे देश थे, एक आपका हरियाणा के बराबर है और एक की आबादी हरियाणा से भी कम थी। मतलब एक की आबादी आपकी 1 करोड़ है और दूसरी की 2 करोड़। तो ये छोटे देश जिनकी मतलब कोई ज़्यादा इतनी विविधता भी हम नहीं कह सकते हैं, तो इन्होंने अपनी विविधताओं को संवारने के लिए इनके ऊपर कितनी समस्याएं आई है नहीं है। तो उसी प्रकार हर देश की अपनी सामाजिक विविधता होती है। तो हमारा देश तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राष्ट्र है, समझ गए। तो इतने बड़े देश हैं, इतने राज्य हैं, इतनी जातियाँ हैं, इतने धर्म हैं, इतने संप्रदाय हैं और इतने किस्म के लोग हैं, इतनी रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, मतलब भारत जो है विविधताओं का देश है। हमारी अगर भारत की अगर आप विशेषता के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पहली विशेषता हमारे देश की क्या आती है, विविधता। चाहे वो किसी भी रूप में आप ले लीजिए, चाहे आप भाषा के रूप में लो, भूगोल के रूप में लीजिए, संस्कृति के रूप में ले लीजिए, जातियों में ले लीजिए, भाषाओं में ले लीजिए, संप्रदायों में ले लीजिए। तो आखिर जो है मतलब हमारे देश में मतलब ये साझेदारी की व्यवस्था कैसी है, मतलब हमने कैसे अपनी संघीय व्यवस्था को आगे जो है सही ढंग से संभालने का प्रयास किया। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा देश में जो है काफ़ी लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। इससे पहले हमारे देश में बहुत लंबे समय तक भारत गुलाम रहा और 200 से 80 के अधिक वर्षों तक जो है अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। तो सन 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उससे जो है मतलब देश की 2 टुकड़े हो गए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया और भारत और पाकिस्तान की 2 टुकड़े हो गए। और तो मतलब इस तरह से जो है मतलब उससे पहले हमारे देश में छोटे छोटे रियासतें थी, यानी है 565 हमारे देश में रियासतें थी। अब उन रियासतों को क्या नाम कहते हैं भारतीय संघ में मिलाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इस तरह से जो है हमारे देश में जो है बहुत विकट मतलब बेल्जियम और श्रीलंका से कई गुना ज़्यादा, यानी है पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है और कई गुना ज़्यादा जो है हमारे देश में क्या थी, सामाजिक विविधता थी। तो इस प्रकार से जो है जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जब रियासतों को जब भारतीय संघ में मिलाने की जब बात चली तो अनेक स्वतंत्र रजवाड़े जो थे, जो रियासतें थी, उन रियासतों को भारतीय राज्य में विलीन किया गया और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। तो हमारे संविधान ने क्या किया, राज्यों का संघ किसका क्या घोषित किया, राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। मतलब संघ नहीं आया, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी है उन्होंने राज्यों को मिलाकर क्या बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका मिलाया। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या नाम कहते हैं राज्यों को जो है राज्यों का संघ घोषित किया है। मतलब जितने हमारे देश के संविधान ने क्या किया, राज्यों को संघ घोषित किया और संघ शब्द जो है मतलब भारतीय विश्व संविधान में नहीं आया है। तो यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उस संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करने का क्या किया, प्रयास किया गया। मतलब एज इट बेल्जियम, स्पेन और क्या नाम कहते हैं कौन, भारत, हमारे वहाँ जो है सेम मतलब वो थे, मतलब संघीय व्यवस्था है। मतलब दोनों की तीनों देशों की एक समान संघीय व्यवस्था है। तो जो संघीय व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उन जो दूसरा संघीय व्यवस्था के 2 रूप मैंने आपको अभी बताए थे, 2 स्तर बताए थे। एक संघ राज्य अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बताया था, एक हमने बेल्जियम और अपने देश के परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था। तो जो संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर जो है काम करने के लिए जो है प्रयास किया गया। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि मतलब हमारे देश में क्या नाम कहते हैं, अगर हम उस विशेषताओं में आएंगे तो संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था।
तो संविधान में ये कहा गया था कि कम से कम 2 स्तर की सरकार होगी, कोई भी संघीय शासन व्यवस्था होगी कम से कम 2 स्तरों की सरकार का होना क्या है, बहुत जरूरी है। एक आपकी केंद्र होगा और दूसरा, केंद्र को हम संघ सरकार कर सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, राज्य सरकार है। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ के लिए काम करेगी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जैसे हमारे भारत का मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद जो है पूरे देश की संसद होती है, वो किसी एक राज्य विशेष की नहीं होती है। तो केंद्र सरकार जो है पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके बाद राज्य सरकार जो होती है वो अपने राज्य के अंदर जो है उसी संवैधानिक व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर राज्यों का गठन करके, राज्यों में भी क्या होती है, मतलब विधायिका का गठन होता है, मतलब वहाँ पर भी क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो और उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा भाई लोकतंत्र का तो मतलब वही है, लोकतंत्र में क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है वो नीचे लेवल तक जानी चाहिए, है नहीं है। तो जो तीसरे स्तर की जो सरकार है जिसको हम क्या कहते हैं, सामुदायिक, यानी कि पंचायत और नगर पालिका, तो बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी जो है संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरे स्तर को जोड़ा गया। मतलब हमारे वहाँ 3 स्तर की सरकार है। सबसे ऊपर केंद्र हो गया, उसके नीचे सभी में वही है, संघीय व्यवस्था में ये सभी जगह है। तो हम अभी भारतीय संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ऊपर केंद्र हो गया, उसके नीचे राज्य हो गया, और राज्य के नीचे हमारा क्या हो गया, पंचायतें होगी, नगर पालिकाएँ होगी। शहरों में नगर पालिका और गाँव में क्या होगी, पंचायतें। तो इनको जोड़ा गया है। और किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी जो है तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। तो हमारे देश में भी जो है सभी स्तरों की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र है, राज्य है या आपका पंचायतें हैं, सबका अपना 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 अधिकार क्षेत्र है। संविधान द्वारा उनको अधिकार दिया गया है। तो संविधान में स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं। तो इस तरह से जो है क्या नाम कहते हैं, केंद्र राज्य सरकारों के बीच जो विधायी अधिकार है, उन विधायी अधिकारों को जो है बांटा गया है। क्योंकि हमने कहा कि पहले ही संविधान में व्यवस्था रखी गई है, उसके लिए भाई कौन आपका क्या होगा, केंद्र का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, केंद्र के क्या अधिकार होंगे, राज्य के क्या अधिकार होंगे। तो ये बातें स्पष्ट संविधान में उल्लिखित होता है, तभी जाके तब टकराव नहीं होता है। और कहीं पर टकराव होता है तो उसका भी प्रावधान है। तो सबसे पहले जो हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों को जो लागू करने का जो प्रयास किया गया, तो उसमें विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में। तो ये 3 हिस्से का मतलब इसको हम कहते हैं 3 सूची। तो 3 सूची है, 3 सूचियों में जितने भी देश के जो सूची वो हैं आपके विधायी अधिकार है, इनके वो 3 भागों में इनको बांटा गया। तो ये जो 3 सूचियाँ, इसको हम कहते हैं नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो होगा, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी आपके विषय होंगे वो किसके होंगे, केंद्र के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, समझ गए। तो संघ सूची का मतलब आप क्या समझे, केंद्र सरकार, भारत की सरकार। तो उसमें उसके अंतर्गत जितने भी आपके विषय होंगे, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, भारत सरकार का होगा। अब जैसे मेन जो पावरफुल है भाई, हमारे देश की संघीय व्यवस्था में केंद्र क्या है, ताकतवर है बजाय किससे, राज्यों से। अमेरिका में राज्य ज़्यादा ताकतवर है बजाय किसके, केंद्र से। तो इसलिए जो है, जो हमारे देश में जो केंद्र सरकार है, जो मेन आपके पावरफुल जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब जैसे मोटे तौर पर क्या नाम कहते हैं, जैसे आपका डिफेंस हो गया, समझिए, देश की सुरक्षा का मामला जो है वो किसके हाथ में है, केंद्र के पास है। विदेश मामले हैं, फॉरेन कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी नीति बनती है, तो विदेशी जो नीति है वो भी किसके पास है, भारत सरकार के पास है। बैंकिंग होगी, बैंकिंग जो व्यवस्था है वो सारी किसके अंडर है, केंद्र सरकार के अंडर है। संचार और मुद्रा हमारे देश की क्या है, रुपया है। तो हर राज्य का अपनी मुद्रा नहीं है। तो देश की हमारी जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। तो रुपया जो है, तो ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय है, तो राष्ट्रीय महत्व का विषय आपके कौन से हो सकते हैं, एक डिफेंस हो सकता है, सुरक्षा के मामले में, है नहीं है। देश के चारों ओर जो हमारी जो मतलब देश को एकता अखंडता में बनाए रखना और देश की सुरक्षा करने का अधिकार किसको दे रखा है, केंद्र को दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है नहीं है। कोई राज्य सरकार क्या नाम कहते हैं को ये नहीं दे रखा भाई आप अपने क्या नाम देश की सुरक्षा करो। तो उसके लिए हमारे पास आर्मी है, जैसे आर्मी है तो वो पूरे देश की जो प्रतिरक्षा मामला है और जो सुरक्षा के मामले जो होते हैं जो वो है वो किसके पास है, केंद्र के पास है। विदेश मामले हैं, फॉरेन के साथ कौन सी हमारी नीति होगी, व्यापारिक संबंध है, कहाँ से हमें क्या चीज़ आयात निर्यात करना है, कैसे हमने टेक्नोलॉजी आपस में आदान प्रदान करनी है। तो जो विदेशी जो नीति होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दूसरे देशों में यात्रा में जाते हैं, समझ गए। तो वो उनकी अपनी एक मतलब एक डिप्लोमेसी होती है। तो ये सारी डिप्लोमेसी जो होती है ये हमारे फॉरेन जो आपका मिनिस्ट्री है जैसे, तो वो जो है इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे अभी हमारे क्या नाम कहते हैं, उसी प्रकार बैंकिंग है, तो बैंकिंग जब पूरे देश की जो बैंकिंग व्यवस्था होती है वो भी हमारे केंद्र के पास है। एक संचार है और इसके अलावा देश की रुपया है।
तो ये सब मुद्दे जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो सब हमारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो संघ सूची का मतलब ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बनाएगी इन विषयों पर। ये विषय लगभग अभी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, 90 विषय हैं। कितने विषय हैं लगभग अभी बाद में बता दूंगा कितने इनकी संख्या भी है, क्योंकि विषय आपके बढ़ते चले जाते हैं। जो विषय पहले थे उस समय आज़ादी के समय विषय कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो विषय भी हमारे क्या हो गए? बदल गए। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये केंद्र के अंदर ये हो गए। पहला जो विधायी अधिकारों को जो 3 हिस्सों में बांटा गया, तो पहला हिस्सा मैंने आपको बताया क्या? संघ सूची। तो ये तो था, आपको बता रहा था मैं, विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। तो पहला हिस्सा क्या है? संघ सूची। तो संघ सूची में हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब हमारे केंद्र सरकार के पास होते हैं और केंद्र सरकार ही जो है इस पर कानून बना सकती है। और दूसरा विषय आपका है राज्य सूची। तो राज्य सूची में, राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय हैं, तो उस राज्य सूची के अंतर्गत जैसे मुख्य मुख्य विषय मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पुलिस है, जैसे व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है। तो ये इम्पोर्टेंट जो विषय है वो ये राज्य सूची के विषय हैं। तो ये इन राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हर राज्य का अपना जैसे क्या होती है? पुलिस होती है। जैसे उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, या दिल्ली पुलिस, या मध्य प्रदेश पुलिस। और हर राज्य का क्या है? उसको टैक्स भाई, और राज्यों को संचालन के लिए, कामकाज करने के लिए क्या होता है? पैसा चाहिए। तो अपना वो राजस्व जुटाते हैं, इनकम के स्रोत होने चाहिए। तो उस पर क्या लगाना? टैक्स लगाना, जैसे व्यापार कर यानी है, या वैट लगाना, जैसे आजकल क्या हो गया? जीएसटी हो गया। और उसी प्रकार कृषि है, एग्रीकल्चर है, किसी मतलब खेती बाड़ी का जो है ये वाला क्षेत्र हो गया। सिंचाई है। तो मुख्य जो विषय होते हैं जो राज्य सूची, मतलब कुल मिलाकर रहेगी, राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी आपके विषय होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। तो ये तो हो गया राज्य सूची। तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची। कुछ समवर्ती सूची का मतलब कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। मतलब राज्य कहता है ये विषय मेरा है, केंद्र कहता है ये विषय मेरा है, इस पर कानून केंद्र कहता है मैं बनाऊंगा और राज्य कहता है मैं मतलब कानून मैं बनाऊंगा। तो जो मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है, दोनों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि मतलब उसमें कानून बनाने में काफ़ी क्या होती है? दिक्कतें आती हैं। तो जैसे समवर्ती सूची के अंतर्गत आप देखते हैं, इसमें भी लगभग समवर्ती सूची में मेरे ख्याल से अभी 52 विषय हैं, 52 विषय लगभग, संभवतः 52 विषय हैं। तो 52 विषय में जैसे इम्पोर्टेंट जैसे आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में है। शिक्षा राज्य सूची में भी नहीं है, केंद्र सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में है। मतलब समवर्ती सूची। और वन है, मजदूर है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना है, उत्तराधिकार जैसे जो विषय हैं, ये सब जो है ये विषय आपके किसके अंतर्गत हैं? समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची का मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें दोनों केंद्र भी और राज्य भी क्या लेते हैं? दिलचस्पी लेते हैं। मतलब दोनों का इंटरेस्ट रहता है। वो मतलब राज्य सोचता है भाई इस पर कानून, मतलब राज्य भी इसमें क्या नाम कहते हैं? उत्सुक रहता है और केंद्र भी उत्सुक रहता है। तो इन चीज़ों पर, चाहे वो शिक्षा के, जैसे आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, शिक्षा का आज क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण यानी है। तो शिक्षा के मुद्दे पर पूरे देश की एक शिक्षा हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक सिलेबस हो, तो उस पर जो है केंद्र सरकार ही जो है आज की डेट में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर पूरे जैसे हमारे उत्तराखंड में भी जो है पाठ्यक्रम एक ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है। जो तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वो इसी आधार पर रखा है, क्योंकि शिक्षा किसमें है? समवर्ती सूची में है। तो केंद्र ने उस पर कानून बना दिया। जैसे आरटीए मतलब आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो वो केंद्र सरकार के संसद से कानून बना है। तो उसके जो शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है, वो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है पूरे देश के लिए लागू है। तो इसका मतलब उस पर शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा है। तो समवर्ती सूची पर रखने से उस पर केंद्र सरकार क्या ले सकती है? फैसला ले सकती है, या केंद्र सरकार जो है उसके बेहतरी के लिए जो मतलब राष्ट्रीय लेवल के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्टों पर, उन विषयों पर कानून वो बना सकती है। तो इसलिए इसमें दोनों जो है राज्य भी और केंद्र भी जो है क्या नाम कहते हैं? कानून बनाने के लिए क्या करते हैं? मतलब उत्सुक रहते हैं। और लेकिन जब कभी कभी परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, जब कभी कभी जो है केंद्र और राज्य के बीच जब टकराव होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? केंद्र का कानून लागू होगा। मतलब राज्य कहेगी भाई मैं कानून बनाऊंगा, केंद्र कहता है मैं कानून बनाऊंगा, तो
तो पावर अंततः किसके पास जाएगी? केंद्र के पास जाएगी। इसीलिए हमारी संघीय वाली शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार क्या है? ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए जो है केंद्र सरकार जो है ऐसे मुद्दे पर जब कभी विवाद की स्थिति आती है तो उसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ये आप समझ जाइए। मतलब जब इस प्रकार के सब्जेक्ट में जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो होगा लागू होगा। अब सवाल यह है कि ये तो उस समय की बात थी जब देश में संघीय शासन व्यवस्था को लागू करने की बात आई। अब ऐसा है कि भाई दिनों दिन आपका समय परिवर्तनशील है। जो परिस्थितियाँ हमारे 1947 में थी या जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। आज हम 2020 में है तो 2020 की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो धीमे धीमे ये भी बात हमारे संविधान जो निर्माता थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो और अन्य जो हमारे संविधान सभा के जो अन्य सदस्य थे, तो उनको ये भी पता था कि भाई जो विषय आज है वो विषय कल को हो सकता है विषय आपके बढ़ जाए, या कुछ विषयों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, या कुछ ऐसे आपके विषय आ सकते हैं जिन विषयों को जो है कानून बनाने में मतलब कौन कानून बनाएगा, तो ये एक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो उस समय की दौर में, जैसे आज के दौर में, उस समय आज हमारे पास क्या है, जैसे नया विषय जैसे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आज के डेट में आपका एक सब्जेक्ट आ गया, एक नया विषय आ गया है। तो ये नया विषय जो है मतलब आज आईटी जो सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो हमारे आज के इस 21वीं शताब्दी में जो है एक नई क्रांतिकारी एक सब्जेक्ट है, एक क्रांतिकारी युग लेके आए, एक क्रांतिकारी क्या नाम कहते हैं विषय है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, उस समय इस प्रकार हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे, उनको ये पता था कि आने वाले समय में बहुत से नए विषय आएंगे। तो उन नए विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो जितने भी नए बाकी जो विषय आपके बच गए हैं या आने वाले भविष्य में जो नए विषय आएंगे वो स्वतः ही केंद्र के पाले में चले जाएंगे, मतलब केंद्र सरकार के अंदर चले जाएंगे। उन पर किसी राज्य सरकार का अधिकार नहीं होगा। जो आने वाले भविष्य में जैसे अब विज्ञान के क्षेत्र में है, कंप्यूटर के क्षेत्र में है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये सारे अल्टीमेटली जो है ये सारे अधिकार हमारे किसके पास ले जाएंगे? केंद्र के पास। तो आईटी सेक्टर जो है, सूचना और प्रौद्योगिकी जो सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है, ये पूरा हमारा ये नया आज का नया अपडेट है, नया सब्जेक्ट है, नया विषय है। तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र के पास है। तो ये संविधान में पहले ही लिख दिया गया कि भाई भविष्य में जब कोई नया विषय आएगा तो वो नया विषय किसके पास होगा? केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होगा। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा, तो ये चीज़ें जो है इस प्रकार से हमारे देश में संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया। तो इससे हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि सबको साथ चलने की, मतलब सबको साथ लेकर चलने का नहीं है, क्योंकि ऐसी नीति बनाकर मतलब क्या नाम कहते हैं कि जिससे कि सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें, देश के हर इकाई को जो है मतलब हर इकाई जो है अपने स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथ ही इकाई को बराबर अधिकार नहीं मिलते। जो आपके अन्य देशों की जो संघीय व्यवस्था है, तो हमने देखा है कि इसमें मतलब सबको बराबर अधिकार नहीं मिलता है, जो हमारी इकाइयाँ होती है। तो भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। अब हमारे वहाँ का जो अब इसमें एक अपवाद है, अब वैसे तो होता है कि सबको मतलब जितने भी हमारा 29 राज्यों का संघ है, नहीं है, तो भारत जो है 29 राज्यों का संघ है, ये कहा गया ना, भारत जो है 29 राज्यों का संघ है। और संघ शब्द, संघ का मतलब क्या है? केंद्र, मतलब ये 29 राज्यों को मिलकर जो है संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। पर कभी कभी हमारे देश में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर सभी इकाई को बराबर अधिकार नहीं मिला है। जैसे थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, पीछे हम थोड़ा बैक में जाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था कहूँगा मैं, पहले तो है ही, अभी आपको मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर जो है उसको जो विशेष अधिकार, पहले मैं संविधान की बात करता हूँ कि जम्मू कश्मीर को क्योंकि सबको बराबर अधिकार नहीं थे, तो ये वाली बात पर आता हूँ। तो जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, मतलब उसके लिए अलग से संविधान लागू किया गया था। और देश के लिए जब भी कोई कानून बनता था तो वो जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होता था। अगर कोई जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई कानून अगर बनना था, कोई भी अगर नई नियम अगर बनना था, तो वहाँ की विधानसभा से प्रस्ताव जाएगा, बहुमत से प्रस्ताव जाएगा, संसद में जाएगा, तब जाके जम्मू कश्मीर के लिए नया कानून बन सकता था। तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को जो है धारा आर्टिकल 370 के तहत जो है उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और जिसका अपना संविधान था। और
राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान को लागू नहीं किया जाता था। और इस प्रकार जो है वहाँ पर 35 भी था, वहाँ पर भूमि या क्या नाम कहते ज़मीन जायदाद खरीदना भी जो है कोई भी आदमी इसमें खरीद नहीं सकता था। अगर किसी को ज़मीन खरीदनी है, किसी को मकान बनाना है, तो बाहर का कोई भी नागरिक जो है वो वहाँ पर ये चीज़ें खरीद नहीं सकता था। तो इसके बाद जो है हाल ही में अभी क्या हो गया है कि अभी ये लेटेस्ट अपडेट आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो क्या हो गया है, क्या नाम कहते हैं, वहाँ से 370 को हटा दिया गया। जो 370 आर्टिकल 370 के तहत जो उसको विशेष राज्य के अधिकार प्राप्त थे, जो 35A के तहत जहाँ पर ज़मीन और मकान बनाने के बाहर का राज्य का नागरिक वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बना सकता था, तो ये सारी चीज़ें जो है हटा दिया गया है। तो आज जो है जम्मू कश्मीर जो है उसमें जो है जम्मू कश्मीर को 370 और ये चीज़ें हटाकर जो है उसको भारतीय संघ में क्या कर दिया गया है, फिलहाल मिला दिया गया है। तो मतलब जो आगे जो अभी जो बीच में हुआ था उसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक क्या होगा, मतलब राज्य बनेगा, मतलब दिल्ली जैसा राज्य बनेगा, एक यूनिटरी क्या नाम आपके वो बनेगा, स्टेट बनेगा, जिसमें विधानसभा तो होगी, पर वो ऐसी विधानसभा नहीं होगी जैसी विधानसभा जैसे आपकी यूपी की है, हमारे उत्तराखंड की है, बिहार की है, महाराष्ट्र की है, ऐसी नहीं होगी। मतलब उस प्रकार से वहाँ पर 2 राज्य, मतलब लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर जो है 2 अलग से हमारे क्या होगी, ये केंद्र शासित प्रदेश होंगी। पर लद्दाख तो पूरी तरह से आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा, पर जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा वहाँ पर होगी, पर उसके पास पावर नहीं होगी जैसे हमारी दिल्ली है, यानी है। तो दिल्ली से भी कम अधिकार इसको प्राप्त होंगे। तो 370 आज के डेट में, तो उसमें ये पुरानी इसमें आपका किताब में लिखा है कि मतलब सभी इकाई को बराबर अधिकार नहीं था। जैसे अपवाद क्या था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 370 के तहत जो है विशेष राज्य का प्राप्त था, अधिकार प्राप्त था, उसका अलग से संविधान था। तो लेकिन आज के डेट में अगर आज के इतिहास को हम देखते हैं तो ये चीज़ें भी हट गई है। मतलब आज हमारे जो राज्य हैं वो जो है जम्मू कश्मीर से ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो भारतीय संघ की कई इकाई को बहुत ही कम अधिकार हैं, तो ये वैसे छोटे हैं। अभी इसका दूसरा उदाहरण क्या है, हमारे बहुत से ऐसे छोटे इकाइयाँ भी हैं जिनको कम अधिकार है, जैसे आपके और जो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, मतलब राज्य नहीं बन सकते हैं, तो उसमें जो है या किसी उसमें विलीन करना भी उनको संभव नहीं है। अगर किसी प्रांत में उसको हम विलीन कर देते हैं, किसी राज्य में अगर उनको हम शामिल करते हैं, वो भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, तो ये जो है देश की राजधानी और दिल्ली, ये जो है ये इलाके जो है ये छोटे राज्य हैं, ये छोटे राज्य नहीं है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया और दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और इसके अलावा हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये आज की डेट में हमारे क्या होगी, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। जो जैसे राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य है, या यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो वैसे अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। जैसे आपको लेटेस्ट आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली की पुलिस जो है वो किसके अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, पर दिल्ली की सरकार है, दिल्ली जो है वैसा पूर्ण राज्य नहीं है। तो इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जो इन राज्यों, इस प्रकार के जो राज्य होते हैं उस पर ज़्यादा अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा संविधान की बुनियादी बात है। तो मतलब जो इस प्रकार से बंटवारा है, तो इस बंटवारे में बदलाव करना आसान भी नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। तो ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास करना क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर कोई बदलाव भी करना है, अगर कोई इसमें चेंज करना है, तो जो हमारी संसद है जिसमें आपकी लोकसभा और राज्यसभा है, तो उन दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जब पास होगा तभी जाके उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। तो फिर कम से कम आधे राज्यों की या कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करना होता है। आधे राज्य का मतलब जैसे जितने राज्य, जैसे 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, तो कम से कम 15-16 राज्यों का से जो है विधानसभाओं से वो चीज़ मंजूर जब मतलब जाएगा तभी जाके जो है उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में हमारी एक न्यायपालिका की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई जितने भी हमारे कानून हैं, जितने भी, क्योंकि न्यायपालिका हमारे संविधान का रक्षक है, तो इसलिए शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें कोई ऐसा विवाद न हो, और विवाद होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है। और इसीलिए उसको जो है हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसमें ये 3 उसके जो है सरकार के मतलब 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या नाम कहते हैं, विधायिका। तो विधायिका ऊपर कानून, मतलब विधायिका कानून बनाती है, और क्या नाम कहते हैं, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, और न्यायपालिका जो है देश के अंदर जो विवाद होता है उस विवादों का जो है वो क्या करती है, निपटारा करती है। तो इस प्रकार जो है सरकार चलाने में तो उसकी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए
जो राजस्व होता है, जो इनकम होती है, उसका भी जो है बहुत ज़रूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने शासन को चलाने के लिए, अपने राज्य और अपने देश की व्यवस्थाओं को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है संसाधनों की आवश्यकता होती है, राजस्व की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो उन पर वो टैक्स लगा सकते हैं और उस टैक्स लगाने से जो है वो क्या नाम कहते हैं, अपना सही ढंग से फिर क्या करते हैं, शासन प्रशासन विकास देश को जो है आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मोटा मोटा मैंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको ये व्यवस्था आपको बता दी है। अब उसके बाद हम ये बात थी भारतीय संघीय व्यवस्था की। अब कल मैं अगला जो वीडियो जो आपको बताऊंगा वो है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो मैं भारतीय संघीय व्यवस्था भी आपको बता दिया है और दुनिया के देशों की संघीय व्यवस्था के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है इतने में आप खास कुछ प्रश्नोत्तर भी आप इसमें लिखेंगे तो संभवतः जो है ये आपके समझ में आया होगा। और आप वीडियो एक बार नहीं 2 बार समझिए। और किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नागरिक शास्त्र का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी जो भाषा होती है वो बड़ी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, संवैधानिक भाषा होती है। तो उस संवैधानिक भाषाओं को, शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर मैं अगले दिन एक दूसरे आगे की जो टॉपिक मेरा जो बच गया है वह है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। इस पर मैं आपको जो है बताऊंगा और वीडियो द्वारा जो है आप उसको जो है समझेंगे, मतलब मैं वीडियो डालूंगा और आप उसको समझेंगे। इसी के साथ थैंक यू।